जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट का प्रॉपर्टी का मालिकाना हक से जुड़ा हुआ डिस्कस करेंगे। और इसमें डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट को मालिकाना हक मांगा है और वो डॉक्यूमेंट किस तरह का होना चाहिए। क्या वो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट जो है व्यक्ति के पास है वो कहीं पे बाध्य करता है रजिस्ट्रेशन के लिए, या फिर विदाउट रजिस्ट्रेशन का भी जो है ना वो मालिकाना हक पा सकता है प्रॉपर्टी का। इसलिए पूरा वीडियो देखिए और इस बात को समझिए। आधा अगर देखेंगे तो हो सकता है कि आपकी बात आधे तक रह जाएगी। तो आइए, जैसा कि मैं बताया आपको कि प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो बेसिक को माना है कि जो डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 मीन्स 1908 बाध्य करता है कि वो डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड होना चाहिए अगर किसी व्यक्ति का मालिकाना हक उस प्रॉपर्टी पे होना है। तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है कई तरह के प्रॉपर्टी व्यक्ति का होते हैं। एक तो ज़मीन होता है जो खेत एग्रीकल्चरल ज़मीन होते हैं, कुछ ज़मीन जो होते हैं और जो है कमर्शियल ज़मीन होते हैं जो भाड़े पे आदमी यूज करने के लिए देते हैं, कुछ जो है ज़मीन प्लस मकान का होता है, कुछ जो है आदमी बिल्डर्स बिल्डिंग ज़मीन खरीदते हैं और वो बड़ा सा बिल्डिंग बनाते हैं कॉम्प्लेक्स, या और एक फ्लैट में डिवाइड करते हैं और प्रत्येक फ्लैट को इंडिविजुअल आदमी को अलग अलग व्यक्ति को वो सेल करते हैं। तो यहाँ पे कई तरह के डॉक्यूमेंट आदमी के लिए ज़रूरत पड़ता है, लेकिन एक मेन डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो सेल डीड कहलाते हैं या सेल एग्रीमेंट कहलाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी किसी व्यक्ति को जो है मालिकाना हक मिलता है, वो जैसे किसी को डीड मिल जाता है, मीन्स उसको गिफ्ट दान पत्र मिलता है या गिफ्ट डीड बोल सकते हैं। कोई किसी को दान देता है वो ज़मीन, तो उसको हिंदी में दान पत्र भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में इसको जो है ना गिफ्ट डीड बोलते हैं। फिर किसी व्यक्ति को कोई पावर ऑफ अटॉर्नी बना देता है, तो क्या पावर ऑफ अटॉर्नी यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, मालिकाना हक प्रदान करता है। और कुछ व्यक्ति को हल्फनामा दे देता है कि ये व्यक्ति जो है ना मेरा देख रेख करेगा, जो मेरे ज़मीन का या मेरे प्रॉपर्टी का कुछ हल्फना लिख के दे देता है, उसका हल्फनामा कर देता है। तो क्या ये सब मालिकाना हक देता है? तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बेस जो माना रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 मीन्स 1908 को, इसमें जो है जैसे सेल डीड है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है सेल डीड रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत, तो वो मालिकाना हक नहीं देता है। अगर किसी को दान पत्र मिला है या फिर दान जो है दिया है कोई व्यक्ति, गिफ्ट डीड वो रजिस्टर्ड अगर नहीं है तो फिर उसका मालिकाना हक नहीं बनता है। काहे हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी को जो है एक को दिया दान, फिर उसको सूचना नहीं दिए हुए दूसरे को भी दान दे दिया होगा वो प्रॉपर्टी, तो दोनों आदमी का मालिकाना हक प्रॉपर्टी पे नहीं हो सकता है। एक ने कभी करवा लिया होगा, गिफ्ट डीड बना लिया होगा, वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, दूसरा व्यक्ति भी उसी प्रॉपर्टी को जो है ना गिफ्ट डीड करवा लिया या सेल एग्रीमेंट करवा लिया। एक ने किसी को बेच दिया, फिर वो सेल एग्रीमेंट नहीं कराया, तो फिर वो व्यक्ति जो है ना धोखे से किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया हो जो है ना। तो यहाँ पे इसलिए क्या दूसरा व्यक्ति भी मालिकाना हक, एक ही प्रॉपर्टी पे दो व्यक्ति का या तीन व्यक्ति का मालिकाना हक हो जाएगा? नहीं।
इसलिए गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन बाध्य किया है, रजिस्ट्रेशन एक्ट बनाया और रजिस्ट्रेशन में जो है बाध्य किया कि कोई भी मालिकाना हक के लिए जिस तरह का भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है वो सेल डीड के तहत हो या फिर गिफ्ट डीड के हो या विल किसी ने लिखा है जो है, तो वो सब जो है वहाँ पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर रजिस्टर्ड नहीं है आपके पास तो फिर आप उसका मालिक नहीं हैं, कोई दूसरा आदमी दावा कर सकता है। तीसरा जो होता है पावर ऑफ अटर्नी। पावर ऑफ अटर्नी मालिकाना हक नहीं देता है, केवल पावर ऑफ अटर्नी इतना देता है कि आपको राइट है वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने का। अब ये राइट तभी आता है जब कोई व्यक्ति या तो बाहर कोई रहता है, प्रॉपर्टी किसी तीसरे व्यक्ति के हाथ में दे दिया है देख रेख के लिए, लेकिन प्रॉपर्टी का मालिक वही है जो दिया है, केवल उसका टेक ओवर करने वहाँ पे आप कह सकते हैं कि देखभाल करने के लिए वहाँ पे वो दिया हुआ है और वो पावर ऑफ अटर्नी में लिखा है कि मेरी प्रॉपर्टी को देखभाल कर सकते हैं करता और मेरे आज्ञा से वो ट्रांसफ़र कर सकता है प्रॉपर्टी। मीन्स आज्ञा प्रॉपर्टी के ऑनर को लेना पड़ेगा। इसलिए पावर ऑफ अटर्नी जो है इस बेसिस पे होता है, केवल देख रेख के लिए होता है। और कुछ सेल की बात होगी या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की बात होगी तो उससे जो एक्चुअल ऑनर है उसको उससे ऑर्डर लेना पड़ेगा, तभी वो ट्रांसफ़र कर सकता है। इसलिए ट्रांसफ़र पावर जो है रहता है लेकिन ऑनरशिप नहीं रहता प्रॉपर्टी का पावर ऑफ अटर्नी में। हल्फनामा जो होता है इसी तरह के एक टेम्पररी प्रोविज़न के लिए हल्फनामा होता है जो ऑनरशिप प्रदान नहीं करता है, उसको केवल देख रेख के लिए प्रदान करता है वो। इसलिए ऐसा ही जो है ना एक मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में एक प्रॉपर्टी जो है एक भाई ने दूसरे भाई को सेल डीड दे वहाँ पे जो है ना वो गिफ्ट डीड दिया था, लेकिन हालांकि वो गिफ्ट डीड जो है वो रजिस्टर्ड था, लेकिन उसी प्रॉपर्टी पे दूसरा व्यक्ति जो है ना दावा कर रहा था कि मेरा ऑनरशिप है क्योंकि मेरे पास सेल एग्रीमेंट है, हल्फनामा है और पावर ऑफ अटर्नी है। लेकिन जिसको गिफ्ट मिला था उसने सुप्रीम कोर्ट ने में जो है वो प्रूव कर पाया कि वो ऑनरशिप नहीं है उसका, क्योंकि मेरे पास रजिस्टर्ड सेल डीड है गिफ्ट डीड है, लेकिन अदर पार्टी जो दावा कर रहा है उसके पास सेल डीड तो है या पावर ऑफ अटर्नी तो है, लेकिन उसका सेल डीड जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं था, जिसके कागज जो ने सुप्रीम कोर्ट हवाला दिया रजिस्ट्रेशन एक्ट 1918 मीन्स 1908 का कि जिस व्यक्ति का प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होगा वही व्यक्ति का मालिकाना हक प्रॉपर्टी होगा, अदरवाइज दूसरे के पास कई डॉक्यूमेंट रहते हुए भी वो जो है मालिकाना हक नहीं हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।